छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और इसी की तस्दीक करता हुआ ये तस्वीर जो है आपको नजर आ रही है, तो इसी की तस्दीक ये तस्वीर जो है कर रही है। और ऐसे में मिग ये हीरो है, मिग S-400, ये सभी हीरो है और इन्हें संचालित करने के लिए जो जवान है, बिल्कुल बिल्कुल किरण, और वाकई ये तस्वीर आज देश के लिए प्राइड का मोमेंट है। जिस तरह से S-400 ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने कारनामे दिखाए हैं और दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। आप हमारे साथ बने रहिए और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माथुर सर, ये बहुत बड़ी बात जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि न्यूक्लियर वॉर का प्रेशर भारत पर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब संबोधन किया तो साफ तौर पर कह दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। यानी ये मत सोचेगा कि हम न्यूक्लियर वॉर के चलते डर गए हैं, बल्कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, हम उसी के तहत काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस फोटो के ऊपर एक लाइन कहना चाहता हूँ, हालांकि थोड़े में आपने कवर करने का प्रयास किया था। ये वही एयरपोर्ट है जिसके लिए पाकिस्तान ने 1000 मैसेज भेज दिए थे, 1000 रीलें बना के भेज दी थी कि आदमपुर का एयरपोर्ट जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस एयरपोर्ट को चुना। वो कहीं भी जा सकते थे, सबने लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस एयरपोर्ट बेस को इसीलिए चुना गया कि ये बिल्कुल बॉर्डर के पास है, एक महत्वपूर्ण एयरबेस है। और इसके लिए भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि S-400 भी तबाह कर दिया, एयरपोर्ट भी, एयरबेस भी तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री ने बता दिया एयरबेस फंक्शनल है, मैं लैंड कर चुका हूं वहां पे और S-400 मेरे पीछे खड़ा है। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़े और बहुत बहुत सोच सुलझे हुए सोच विचार रखने वाले लीडर की बहुत बड़ी गुण है। ये गुण जो है, ये जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान का जो रिएक्शन था वो क्यों था, वो रिएक्शन इस वजह से था कि पाकिस्तान खौफ में था दो चीजों से। एक, भारत की पॉलिटिकल विल या इस आदमी की जो विजन लीडरशिप है, और दूसरा आर्मी की कैपेबिलिटी, आर्मी की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुआ है आर्म फोर्सेस का, और वो उन्हीं दोनों चीजों ने उनको रास्ता दिखाया है। अब जहां तक आपका प्रश्न है, उस प्रश्न को हमको इस तरीके से देखना पड़ेगा। देखिए कि क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने मैसेज दिया है वो बिल्कुल उनका जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने सुबह भी कहा था कि इतना शक्तिशाली मैसेज मैंने अपने जीवन में शायद कोई दूसरा नहीं सुना। और इसमें हर उस व्यक्ति को जिसने कहीं ना कहीं कुछ बात करने का प्रयास किया था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है। पहला सबसे बड़ा मैसेज किया है पाकिस्तान को कि भाई आपकी न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग विल नॉट वर्क, खत्म, हम इस न्यूक्लियर से डरने वाले नहीं है। दूसरा मैसेज फिर पाकिस्तान को गया है कि आप हमारे साथ कोई भी गलत काम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप कोई एक्शन करेंगे, आप एक चीज करेंगे तो उससे ज्यादा डेवास्टेटिंग उसका रिस्पॉन्स जाएगा। तीसरा मैसेज फिर गया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, आप कुछ करके देखो, आपका क्या हम बात बताते हैं। चौथा मैसेज चीन और अमेरिका को गया है कि जब हम भारत और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यू आर नोबडी। क्या है, ट्रंप साहब कहते रहे मैंने ये किया, मैंने वो किया। उन्होंने कहा कि जो आपने किया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी शर्तें हैं। जो 12 चीजें आपके DGMO, DGNO, DGAO ने कल कही, और कितनी बेहतरीन तरीके से कही, रामायण को कोट करते हुए, महाभारत को कोट करते हुए। ये एक बहुत सॉलिड, ये बात सिर्फ वही सेना, उसी सेनाओं के DGMOs, DGOs कर सकते हैं जो कि विजेता सेना है, जो कि कॉन्फिडेंट सेना है, जो कि इवॉल्व्ड सेना है, जो कि रिजोल्यूट सेना है। और ये जो 3 दिन का जो हादसा हुआ है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे जहाज ऐसे घूम रहे थे वहां पे जैसे कोई पिकनिक पे गए हुए। तो ये जो सुप्रीमेसी मिली, फिर मैसेज गया कि हम तकनीकी रूप से अत्यंत सक्षम हैं, तकनीकी रूप से, क्योंकि हमारे जो इंडिजिनसली डेवलप्ड जो हमारे वेपन सिस्टम्स हैं उन्होंने कहर बरपाया, चाहे वो आकाश तीर हो, चाहे वो ब्रह्मोस हो। तो ये गजब का मैसेज गया है। और जब लोगों को, नॉट ओनली दैट, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है स्पेस में, हमने अपने स्पेस का बहुत बेहतरीन तरीके से इस पूरे एपिसोड में इस्तेमाल किया। हमने नाविक सिस्टम का, नेवी का, हर चीज का एक बहुत सिनर्जाइज्ड जो इफेक्ट है वो हमने डिलीवर किया पाकिस्तान के ऊपर। ये मैसेज पूरी दुनिया को गया है। आप देखिएगा कि कैसे हम ब्रह्मोस बनाना पीछे रह जाएंगे और डिमांडें उसकी ज्यादा होती जाएंगी। एक मैसेज चीन को गया है कि चीन का आपका जो वेपन सिस्टम है, आपके जो वो है, वो कुछ बेहतरीन, वो आप देख रहे हैं क्या है, उनका क्या परफॉर्मेंस रही है। और उसी के लिए जो कल मैं बोल रहा था कि एक उन्होंने
एक पेड लेटर एक ब्रिटिश अखबार में छपवाया, जहां पर कि उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि JF-17 ने कैसे पूरे भारत में तहलका मचा दिया और पूरा भारत को बर्बाद कर दिया और ये हो गया वो हो गया। फिर वो लेटर उनको थोड़ी देर बाद हटाना पड़ा वहां से। तो ये इस बात का बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है कि उनके जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, KG, TPT के आई डोंट नो व्हाट 9 वाज दैट, वो या एयरक्राफ्ट हो, वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये ओवरऑल इतने मैसेजेस पूरी दुनिया को गए हैं और बहुत उनके जो शब्दों का चुनाव था ये तो कहीं ना कहीं इतना जबरदस्त था कि एक एक वर्ड विच वाज कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ हैड एन इम्पैक्ट। और वो इम्पैक्ट ये था कि बात जब तक टेरर नहीं जाएगा कोई ट्रेड नहीं, कोई टॉक नहीं। सर, कल शब्दों का इम्पैक्ट देखने को मिला और आज तस्वीरों का इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। पूरा विश्व, पूरी दुनिया ये तस्वीरें देख रही होंगी। आदमपुर एयरबेस जिसको लेकर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है, उनके मुताबिक आज सबने देखा किस तरह से वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ये भी देखा S-400 प्रधानमंत्री मोदी के पीछे है। तो जाहिर सी बात है, कल तक तो बोल ही रहे थे और अब तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि देख लीजिए सब कुछ सही है भारत में। यानी जो हमारी एयरफोर्स है वो किस तरह से मजबूती के साथ आज भी मौजूद है, खड़ी हुई है। और पीछे खड़ा हुआ है S-400 जिसने अपने कारनामे जो दिखाए हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। रमन, और यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी हो जाता है कि चीन जिस तरह से उसकी किरकिरी हो रही थी, बेइज्जती हो रही थी, ये मानिए पूरे विश्व में, क्योंकि चीनी हथियार जिस तरह से औंधे मुंह गिरे हैं पाकिस्तान में वापस जाकर, उससे समझा जा सकता है कि चीन के ऊपर भी एक दबाव था कि किसी तरह से युद्ध बंद हो जाए। और भारतीय मेक इन इंडिया मिसाइल जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब यहां पर चीनी मिसाइलों को या चीनी ड्रोन्स को दे रही थी, वो कम से कम थम जाए जिससे कि उसकी इज्जत बच पाए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से चीन के जो निर्मित, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे उनके मिसाइल हो, हमने देखा जो उनका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जिसको लाहौर के अंदर इंस्टॉल किया गया था, हमारा ड्रोन जाकर उसको हिट कर आ गया और उस एयर डिफेंस जो है हमारे ड्रोन को गिरा नहीं पाया। तो आप ये समझिए, अगर हमारे वो ड्रोन को नहीं पकड़ सकता तो हमारे फाइटर जेट्स को कहाँ पकड़ेगा। हालांकि चीन जो है वो कॉपी करने में माहिर है और S-300 को कॉपी कर चीन ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को बनाकर पाकिस्तान को भेज दिया और पाकिस्तान उसी के सहारे बैठा रहा कि देखिए चीन का ये पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है जो इस बार अगर जब उसका शक्ति प्रदर्शन की उसको आजमाने की बारी आई तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से फेल हो गया। दूसरी तरफ उसकी जो मिसाइल है PL-15 मिसाइल हो, उन मिसाइलों को भी अगर आप देखेंगे तो हमारे या जयपुर के बीच में अगर आप देखोगे तो बीच में 2 मिसाइलें जो हैं ऐसी गिरी हैं जो ब्लास्ट ही नहीं हुई, यानी कि हिट हुई हैं और आकर जो है वो फुस हो गई हैं, वो ब्लास्ट ही नहीं हुई हैं। तो अगर ऐसे हथियारों के जरिए अगर पाकिस्तान युद्ध लड़ना चाहता है, वो भी भारत जैसी कंट्री से, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या ही दशा होगी। और जहाँ तक बात है कि चीन के ये हथियार जो है वो निश्चित रूप में इस बार पूरे दुनिया के अंदर, क्योंकि चीन जो है अपने हथियारों को पूरी दुनिया के अंदर बेचना चाहता है, लेकिन जो ये ट्रायल हुआ है चीन के हथियारों को जिसमें जिस तरीके से वो औंधे मुंह आकर गिरे हैं, उससे कहीं ना कहीं निश्चित रूप में किरकिरी उसकी पूरी विश्व में हुई है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुत सारे देश जो ऐसे जो इन हथियारों को लेने के लिए होड़ में लगे हुए थे, लाइन में लगे हुए थे, जिन्होंने बुकिंग करवा रखी थी, उन्होंने अपनी बुकिंगें जो है वो कैंसिल करवाना शुरू कर दी है, क्योंकि चीनी प्रोडक्ट, चीनी हथियार, चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पर अब किसी को भरोसा नहीं रह गया। क्योंकि महज 4 दिन के अंदर जो है जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत का S-400 की बात करें या फिर हम इंडिजिनस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम या आकाश मिसाइल की बात करें, पृथ्वी मिसाइल की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें, ब्रह्मोस हमने हिट किया, अचूक निशाना है उसका, जिस तरीके से हमने नूर खान एयरबेस स्टेशन को जो है वो हिट किया है। और उनका जिस तरीके से आप देखेंगे कि उन्होंने अल फतेह जो है वो लॉन्च किया था, वो भी हमारे जो आकाश मिसाइल ने जो है उसे मार गिराया। तो हम भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान की ताकत जिस तरीके से फुस हुई है, वो निश्चित रूप में उसका इम्पैक्ट जो है वो चीन के ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि चीन ही जो है वो पाकिस्तान के पीछे आकर खड़ा हुआ था कि आप लड़ो, आप कॉन्फ्लिक्ट करो, हम आपके सहारे आपके पीछे आकर खड़े हैं, हम आपको हर तरह का हथियार देंगे, हम आपको एयर डिफेंस सिस्टम देंगे। लेकिन वो सारे एयर डिफेंस सिस्टम, वो सारे मिसाइल जो हैं जिस तरीके से फेल हुए हैं, तो उससे दुनिया भर में जो है वो चीन की बहुत किरकिरी है। और इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि एक दबाव जो है वो चीन की तरफ से भी था कि जल्द से जल्द इस युद्ध को समाप्त किया जा सके, ताकि चीन की और ज्यादा किरकिरी यहाँ से आगे ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी देखिए किरण, यहाँ पर चीन चाहता था कि उसके हथियारों का इस्तेमाल ना होने पाए ज़्यादा से ज़्यादा, और वो कम से कम उसकी इज्जत बच जाए अंतर्राष्ट्रीय मंच की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब चीनी सामानों की जो एक डिमांड थी उसमें कमी देखने को मिली, जिस तरह से रमन भी बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चीन मनी मन ये भी चाहता था कि मैं पाकिस्तान को आगे करके इस जंग को जारी रखूँ। और सीज फायर जब होता है तो उस वक्त चीन एक ट्वीट करता है
कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं। यानी ये देखिए यहाँ पर तो चीन के लिए सब कुछ उल्टा ही हो गया। उसने सोचा था भारत के लिए शायद ऐसे हालात बन जाए कि ये 3 दशक पीछे चला जाए, लेकिन शायद चीन को अब मुंह की खानी पड़ रही है और अब उसकी साख, उसकी जो एक तस्वीर थी देशों के सामने या पूरे विश्व के सामने, वो आ चुकी है। आपने बहुत सही कहा कि देखिए एक तरह से चीन की बहुत बड़ी ये किरकिरी है सीधे तौर पर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की तो फजीहत हुई है, चीन की भी फजीहत हो गई है। जिस तरह से चीन के, चाहे हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर ले, HQ-9 की हम बात कर ले, वो विफल हो गया। जब 6 से और 7 की दरमियानी रात में जो है हमारी तरफ से उनके इस पे जो है वो अटैक किया गया था, जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको निस्तेनाबूद किया गया था। तो ऐसे में जो चाइना का एयर डिफेंस था वो वहां पर पूरी तरह से विफल रहा और सवाल उसी दिन से खड़े होने लगे थे कि क्या चाइना के माल पर भरोसा किया जा सकता है। देखिए भारतीय तो वैसे भी जल्दी चाइना के माल पे भरोसा नहीं करते थे। चाइना के लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट जरूर है, बाजार जरूर है, लेकिन हमारी कोशिश एक बाद में आकर के जो ये रही है कि चाइना के माल को जो है कहीं ना कहीं एक इग्नोर किया जाए, उसका बाइकआउट किया जाए। वो करते हुए दिखाई भी दिया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम भी यही करेगी, पाकिस्तान की आर्मी भी यही करेगी, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर अन्य देश भी जो है वो कम से कम चाइना से तो कोई भी सैन्य उपकरण जो खरीदने से वो रहे। क्योंकि देखिए PL-15 की भी हम बात कर ले, उनकी ड्रोन की भी हम बात कर ले, यानी अगर आप S-400 के सामने टिके ही नहीं वहां पर, तो आगे आने वाले दिनों में अगर कहीं युद्ध होता है तो आपके हथियारों का क्या भरोसा कि वो कितना चल पाएंगे। यहां तक कि देखिए जब आप रमन से पूछ रही थी तो उस समय में मुझे याद आया कि एक PL-15 जो है वो सीधा POK में ही जाके गिर गया। यानी पाकिस्तान ने छोड़ा भारत के लिए, लेकिन POK में ही आकर के जो है वो गिर जाता है। जिंदा होता है मिसाइल, लेकिन वहां पर भी फटता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो खामियाजा है वो POK के लोगों को भुगतना पड़ सकता था। जिस तरह से ये मिसाइल जो है टारगेट भारत के लिए, लेकिन टारगेट जो है वो ट्रैक नहीं हो पाते हैं और उससे अलग जाकर के इतर जो है वो POK में जाके गिर जाती है। ऐसी ही कई तस्वीरें हैं। रमन ने भी बताया, देखिए 2 PL-15 जो है वो हमारे यहाँ पर भी आकर के जो है भारत में भी फटे नहीं। अब फतेह 2 करते हैं, फतेह 2 जो है वो दिल्ली को नाप नहीं पाता है। तो ऐसे में चाइना के माल पर मुझे लग रहा है कि चाहे सैन्य उपकरण हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे अन्य चीजें हो, भरोसा करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए और इसके लिए मुंह की खानी जो है वो चाइना को जरूर बिल्कुल। यानी जो चाइना है वो दूसरी रणनीति के तहत भारत को घेरने की कोशिश करेगा। माथुर सर, अब आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, फिलहाल आगे हम किस तरह से देख रहे हैं, क्या भविष्य रहेगा, क्या पाकिस्तान पर भरोसा करना ठीक रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, कभी ड्रोन भेजेगा, हालांकि चाइनीज ही होंगे, लेकिन उसके बाद भी किस तरह से भारत को अब अगला कदम उठाना चाहिए, किस तरह से सतर्क रहना चाहिए? देखिए ये तो पाकिस्तान और चीन, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान और चीन दोनों किसी भी प्रकार से भरोसा करने लायक नहीं। जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है, हमने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है उनको, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, किसी भी फ्रंट पे पाकिस्तान को हमने छोड़ा नहीं है और उनको पूरा बता दिया है कि हम क्या करने में सक्षम हैं। आप कोई भी चीज चाहे तुर्की से ले आए, चाहे मलेशिया से ले आए, चाहे चीन से ले आए, चाहे अमेरिका से ले आए, कहीं से भी ले आए, आपका F-16 भी कुछ नहीं है, JF-7 तो वैसे भी जंक फाइटर है। और तो ये मेरा मानना है कि एक बहुत जबरदस्त मैसेज गया है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि तू कहीं, आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन कवर्ड बिकॉज़ में बाद में, कि जिस प्रकार से आज ये टाइमिंग होती है हर चीज की, जिस प्रकार से आज एक एनकाउंटर शोपियां में हुआ और आपने 3 टेररिस्ट को वहां पर मार गिराया, ये जो बात हम करते रहे हैं, जो विपिन रावत साहब कहते थे कि हम 2.5 फ्रंट पे लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, ये उसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमने एक फ्रंट पे आपको यहाँ तबाह बर्बाद कर दिया, दूसरे फ्रंट पे हमने चाइना को कुछ करने नहीं दिया, और जो आधा फ्रंट है आपका टेररिस्ट का, उस पर भी हम उसी समय, जब हम यहाँ पर पूरी तरह से जगे हुए हैं, पूरी तरह से सजग हैं, उसी समय हम अपने जो हिंटरलैंड में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको हैंडल करने में पूरे तरह सक्षम है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से भी गया है। जहां तक सवाल आगे हमको क्या करना चाहिए, मेरा ये मानना है कि हमारा जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का कार्यक्रम है
वो बहुत सही रास्ते पे चल रहा है। और ये जो 2 हमारे डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए गए हैं, मैं थोड़ा और आगे की बता रहा हूँ आपको, वो जो डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए गए हैं उसमें, और जिस प्रकार से हम इंडिजिनस इक्विपमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं और उनको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है वो इंडिजिनस इक्विपमेंट को खरीद रही है, तो उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हम आगे आने वाले समय में एक हमारा पूरा प्लान जो है वो बना हुआ तैयार रखा है, हमारे पास पूरा रोड मैप है और उसी रोड मैप पे हमें पूरी तरह कार्रवाई करते रहनी चाहिए। और गीतू, मैं फिर आपको ये बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत पहले भी कही थी कि हमने इसमें वॉर में नहीं जाकर के बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है। जो हमें करना था वो हमने कर लिया, और जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो हमने नहीं किया। मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ी सफलता है हर फ्रंट पे, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिक फ्रंट। तो ये बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन वही बात है कि हमको तैयार रहना पड़ेगा हमेशा, और मॉडर्नाइजेशन लगातार करते रहना पड़ेगा। और मिशन स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन होता है कि हमारे को क्या थ्रेट्स हैं और उसका। जी बिल्कुल। और मेरी सहयोगी किरण भी कुछ कहना चाह रही है। किरण बोलिए। अनु सर, 2 चीज मुझे आपसे समझना है। एक तो ये कि देखिए, हमने एयरफोर्स के जो एयरबेस है पाकिस्तान के, उसको हमने बहुत ज्यादा टारगेट किया। तकरीबन 11 एयरबेस जो है हमने उसको नुकसान पहुंचाया है। क्या, क्योंकि देखिए एयरफोर्स का बहुत ज्यादा वजूद जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन अगर ये हम कहें कि आर्मी को शायद ज्यादा टारगेट करते तो ज्यादा नुकसान भारत को, ये पाकिस्तान को माफ कीजिएगा, पहुंचता। एक इस पे, और दूसरी ये चीज कि कहीं ना कहीं अब दुनिया, क्योंकि देखिए एयर स्ट्राइक बालाकोट जैसे हुआ था, तो उस पर जो है जिस तरह से स्ट्राइक किया गया था, उसके बाद दुनिया पूरी मानेगी कि भारत यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जियोपॉलिटिक्स में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये 2 चीज को मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा समझाएं। बिल्कुल किरण, मैं आपका जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर पहले देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री का जो कल का एड्रेस था, वो एड्रेस एक ट्रू ग्लोबल लीडर के तरीके से उन्होंने एड्रेस दिया, और उन्होंने 22 मिनट के छोटे अपने भाषण में तमाम जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक मिशंस को आउटलाइन करके पूरी दुनिया को बता दिया, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा है उसको पूरी दुनिया को बता दिया। और हम जो है एक बहुत बड़ी एक बहुत समझ पावर के रूप में उठ करके सामने आए हैं। तो ये मेरा मानना है कि जो आप कह रही हैं किरण, वो बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी आज के परिस्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सफल और बहुत ही सशक्त विश्व लीडर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जो दूसरा आपका प्रश्न था, वो एक बार ये था कि सर आर्मी को ज्यादा शायद टारगेट करने की जरूरत थी। ओके किरण, तो देखिए क्या होता है, देखिए जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले भी कई दफा बता चुका हूँ कि जो आर्मी की आर्म्ड फोर्सेस को टास्किंग होती है वो मिशन स्पेसिफिक होती है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है, वो बिल्कुल क्लियर था, और नेशनल ऑब्जेक्टिव जो पॉलिटिकल लीडर्स ने आपको दिया था, वो ऑब्जेक्टिव था कि हम आतंकी अड्डों पर असर फैलाएं और उनके आगे जो हमारे खिलाफ हरकत कर सकते हैं उसको डेंट पहुंचाएं। हमारा कहीं भी ऑब्जेक्टिव आर्मी को नुकसान पहुंचाने का या आर्मी को हैंडल करने का नहीं था। अगर वो होता तो मैंने पहले बताया कि हमारा जो सिस्टम है, जो अप्रोच है, वो अलग होती। तो अब उसमें क्या है कि अब हमको, इसलिए हमने उनके एयरफोर्स को अटैक किया, उनको भी बाद में किया। पहले हमने उनके एडी सिस्टम्स को डिग्रेड किया, और एडी सिस्टम को डिग्रेड करने के बाद जब हमें काफी हद तक हमें एक फ्रीडम मिल गई कि हम जाकर के पाकिस्तान के एयर स्पेस में कुछ काम कर सकते हैं, फिर हम यानी पूरी तरह से सोच समझकर रणनीति के तहत ये कार्रवाई की गई है और जीत भी हासिल हुई है, सफल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने।